नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की आपकी कंप्यूटर क्लास की। जैसा कि आपको पता है चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो जो लोग नए होंगे पहली बार चैनल को देख रहे हो जाकर सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो टॉपिक वाइज आपको बताई जा चुकी है उनको देख लेना। एक दो कुछ टॉपिक आपके और बचे फिर आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। और मैंने बार बार आपसे कहा है टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। जो पीडीएफ इसकी होगी मैंने बोला मैं एक साथ कंप्लीट पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां पर जरूर जुड़ जाओ। कंप्लीट पीडीएफ कंटेंट आप देख रहे हो, अगर आपको इंटरेस्टेड हो गए तो कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पर दे दी जाएगी, एक ही साथ दूंगी। ठीक है, आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसी छोटा सा टॉपिक है आपका, क्वेश्चन जरूर आते हैं लेकिन आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, जितने टॉपिक हैं लगभग सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके आए थे, तो आपको टॉपिक सारे पढ़ के जाने। और ये कुछ टॉपिक तो आपके काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, ये आप डेली यूज कर रहे हो इसलिए आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। सारी चीजें आपको समझाऊंगी फुल फॉर्म के साथ, फिर आपको पता है लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, तो एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो बस मेरे लिए एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इधर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा और आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये दोस्तों आपका डिजिटल वित्तीय आपका उपकरण और उसके अनुप्रयोग हैं, यानी कि डिजिटल जो पेमेंट हम करने लगे हैं। अभी तक आपको पता है कहीं जाते थे हम कैश ले लेके घूमते थे, किसी भी जगह जा रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट हुआ और क्या हो गया, एटीएम आ गया। लेकिन अब क्या करना है आपको? अब ना आपको एटीएम की जरूरत है और ना ही आपको किसकी जरूरत है, आपको बैंक जाने की जरूरत है। फोन में आपके हर चीज रहती है, जहां जाना है किसी को देना है, यानी कि आपको उसको देने के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसको आपसे रिसीव करने के लिए भी पैसे नहीं चाहिए। दोनों लोगों के पास फोन है, यूपीआई आईडी है, बस वो इनफ है पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए, है कि नहीं? अब देखो इसी में आपने टर्म सुना होगा, ई वॉलेट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। वो क्या है? नॉर्मल आप सभी बॉयज के पास, सभी के पास जनरली उनका वॉलेट होता है। ई वॉलेट क्या है? गर्ल्स के पास भी वॉलेट होता है, मतलब वॉलेट जो है आपका पर्स जनरली होता है, लड़के जनरली वो वैसा छोटा वाला वॉलेट के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, क्योंकि बॉयज जनरली वो छोटा वाला कैरी करते हैं, गर्ल्स के तो बड़े स्टाइलिश पर्स होते हैं। तो खैर वॉलेट की बात कर रहे हैं हम लोग। वॉलेट में क्या होते हैं? आपके पैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में क्या होते हैं? डिजिटल आपके पैसे होते हैं जो दिखते नहीं है, और इसीलिए इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो खैर फ्रॉड वगैरह काफी कॉमन है आपके इस वाली फील्ड में। कोई भी कहीं से अगर हल्का सा भी गलत आपने क्यूआर स्कैन कर दिया, या फिर आपने एक दो नंबर से फोन पे कर रहे हो, नंबर गलत कर दिया, 2 डिजिट भी गलत हो गई, 1 डिजिट गलत हो गई, तो किसी और को पैसे चले जाएंगे। प्लस आपको पता है क्योंकि दिखते नहीं है, ऐसे आप 500 रुपए क्योंकि आपने कैश लिया हुआ है तो आप जाते हो 500 रुपए खत्म, तो पैसे खत्म, आप वापस आ जाते हो। अब क्या है, क्योंकि आपके फोन में पैसे होते हैं तो आप जाते हो, आप ट्रांजेक्शन करते चले जाते हो, उस समय पता नहीं चलता कितना खत्म हुआ, जब बाद में बैलेंस देखते हो तो पता चलता है इतने पैसे खत्म हो गए। तो ये सब डिसएडवांटेज है, हम लोग वही यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फटाफट से पहले थोड़ी सी आपको थ्योरी बताऊंगी, वो सुन लो। क्या है आपका दोस्तों कि डिजिटल उपकरण जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब की मदद से आप क्या कर सकते हो? अपना फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। मोबाइल से आप पैसे आजकल ट्रांसफर करते हो, हर किसी के पास। इंडिया में तो आपको पता है चाय का ठेला लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े होटल में हर जगह यूपीआई चल रहा है। किसी भी काम के लिए आप सिर्फ यूपीआई रखो, उससे काम सारा हो जा रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। इसमें क्या क्या देखो होता है, इसमें आपका भुगतान होता है, इसमें आपकी सेविंग भी हो सकती है, इसमें बीमा वगैरह कुछ करना है सब हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेली होता है काम, इसमें 365 दिन और 24 घंटे होता है ना। ऐसा कोई दिन नहीं कि बैंक की कल छुट्टी है तो काम नहीं होगा, बैंक की छुट्टी है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, कनेक्शन है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। कोई ये नहीं कल संडे है तो आपका काम नहीं हो पाएगा, संडे है आप आराम से जो चाहो वो करो। ठीक है, ये इसके फायदे हैं डिजिटल सेवा के। अब डिजिटल सेवा में देखो क्या होते हैं, 2-3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहला एक आपका प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म यानी कि आपको जिस जगह पेमेंट करनी है वहां का या तो आपने क्यूआर कोड करना होता है स्कैन, या आप कई बार दुकानों पे जाते हो तो वो आप जो सामान लिए हो तो उस पर ऐसे क्लिक करते हैं, है ना, देखते हो कि स्कैनर से स्कैन करते हो तो खट से उनके पास आ जाता है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। आपका स्कैनर जो जिससे स्कैन करते हैं पॉइंट ऑफ सेल वाला वो होता है, या फिर कार्ड सिस्टम आपका होता है। यानी आपके पास एक ट्रांजैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आपको पैसे देने का पता हो कि यहाँ पैसा देना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक आपका मीडियम होता है जिसके थ्रू आप काम करते हो।
भाई पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ पैसा देना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपकी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो होता है, मैंने बताया ना टिक करने वाला, तो ये सब आपके क्या है, ये आपके डिवाइसेस जिनसे पेमेंट किया जाएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे एग्जाम में कुछ आएगा, बस मैंने आपको समझा दिया कि आप जाते हो दुकान पे या शॉपिंग घर पे बैठे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो अपने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, तो क्या करते हो, सीधे फ़ोन से आप पेमेंट कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में कुछ चीज़ों की, जैसे कि फुल फॉर्म यहाँ जितनी बताऊंगी सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी फुल फॉर्म को आप ज़रूर सुनना अच्छे से, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, चीज़ें मुझे पता अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो कमी होगी रिवीजन के लिए वो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। पीडीएफ देखो बार बार सब बोल रहे हो, पीडीएफ सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि खत्म हो जाए, 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो, तब जब पीडीएफ पढ़ोगे ना तो पीडीएफ जो आपको पेजेस की ढेर सारी मिलेगी, भाई एक एक पीडीएफ जो होती है वो कम से कम हर टॉपिक की 10 पेज की हो जाती है। तो ऐसे का टॉपिक की बने तो कम से कम जो 100-200 पेज की पीडीएफ आपकी होगी वो आप फटाफट पढ़ने पलट के रिवाइज कर लोगे, इसलिए मैं आपको अभी पीडीएफ नहीं दे रही, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा वीडियो से ही जा जाके रिवाइज करो, ठीक। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में वन टाइम पासवर्ड है, ये ओटीपी का फुल फॉर्म है, काफी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो पता कर लो। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। डिजिटल आप चीजें यूज कर रहे हो तो आपको पता है ओटीपी जरूर आता है, हर चीज में ओटीपी आता है। आप अपने फोन से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर आपको पता है कि आप क्या कहते हैं एटीएम से अपना कुछ कर रहे हो, मतलब आपने एटीएम सेव कर रखा होता है फोन में, आपने कनेक्ट कर रखा अपने एटीएम को है अपने फोन के अंदर, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से लिंक करे होते हो ना कार्ड को, तो क्या होता है सीधे वहां भी आपसे ओटीपी पूछा था कि ये जो पैसे का पेमेंट हो रहा है या खरीदारी हो रही है ये आप ही कर रहे हो या कोई और कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इसी सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करते हैं, वन टाइम पासवर्ड भेजते हैं। और ये वन टाइम पासवर्ड कहां जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। कहां जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। सबसे अच्छी अजीब बात तो ये है कि ये मोबाइल नंबर पे जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, जब फ्रॉड वाले लोग आपके ही उससे पैसा निकाल रहे होते हैं, आपके पास ओटीपी जाता है तो वो आप ही को फोन करके पूछ भी लेते हैं कि भाई एक ओटीपी गया होगा हमको बता दीजिए, और आप वो अपना ईमानदारी से उनको ओटीपी बताते हो कि भाई हमारे पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओटीपी 50 बार इसका ऐड भी आता है। अपना ओटीपी आपको किसी से कभी नहीं शेयर करना है, आपकी जो बैंक है, आपकी जो संस्था है, वो कभी आपसे इसके बारे में नहीं पूछती है। तो ओटीपी आपका वन टाइम पासवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिर्फ एक ही बार आता, मतलब एक ही बार काम होता है, उससे मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तुरंत दूसरा फिर आएगा आपके पास, ठीक। तो वन टाइम पासवर्ड है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्यूआर कोड है, इसका फुल फॉर्म देख लो क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड सभी को पता होगा कैसे होता है, आजकल जाते हो दुकान पे तो देखते हो उसके पास एक मशीन होती ना, उसकी मशीन के ऊपर एक क्या बना होता है, ऐसा ऐसा वो अपना एक इमेज, वो स्कैनर टाइप बना होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम उसका क्यूआर कोड बोलते हैं। आप सभी के पास भी अपना फोन पे होगा, आपके पास अपना गूगल पे वो होगा, तो वहां भी देखना लिख के आता है ना ऊपर ऐसे, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर पे स्कैन क्यूआर कोड, वहां पे बना होता है इमेज, तो वही क्या है आपका, वो क्यूआर है। उसी को जब आप स्कैन करते हो तो आपका क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। आपको किसी से पैसा भी लेना है तो आप अपना क्यूआर भेज देते हो कि भाई इसी पे आप स्कैन करके पैसे भेज दो, आपको पैसे मिल भी जाते हैं। तो इसमें आप पैसे सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल फॉर्म याद रखना, और इंपॉर्टेंट चीजें कुछ नहीं, आपसे ये डेफिनेशन तो आएगी नहीं कि क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। पता होगा, आई होप सभी को, नहीं पता होगा तो बताना मुझे, मैं दोबारा बता दूंगी। बाकी क्यूआर कोड आप सभी को पता होगा, देखा होगा, सभी रोज यूज कर रहे हो। यूपीआई क्या है, यूपीआई का पहले फुल फॉर्म पढ़ लो क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितनी चीजों का फुल फॉर्म बता रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाना, फुल फॉर्म इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या चीज होती है दोस्तों, यूपीआई। यूपीआई आपका एक ऐसी प्रणाली है जो क्या करती है, ढेर सारे जो आपके बैंक के खाते हैं उनको क्या करती है, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में क्या कर लेती है, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में शक्ति प्रदान करती है। कई बैंकिंग सुविधाओं को, सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतानों को एक ही मंच पे विलय करती है। कौन, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे कि इसका उदाहरण बता देती हूँ, आपके फोन में जरूर हो सकता है आपके पास दो जगह का आप एटीएम यूज करते हो या 2 जगह की बैंकिंग आप सर्विसेज लेते हो। सपोज करो बैंक ऑफ बड़ौदा की लेते हो और एसबीआई की लेते हो, एक ही नंबर सेम नंबर लिंक करके क्या होता है आपके पास दोनों ऐप आराम से काम कर रहे हो, तो दोनों ऐप से अपनी इंटरनेट बैंकिंग चला लेते हो आप, चाहे एसबीआई से चला लो चाहे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से चला लो, ठीक है। या फिर आप यूपीआई से क्या है, देखो उसी यूपीआई से उसी समय आप सब कुछ क्या कर सकते हो, फोन पे से भी काम कर रहे हो, गूगल से भी काम कर रहे हो, जहां
जहां से जो चाहो वो चीजें कर सकते हो। तो यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड इंटरफेस है, ढेर सारी बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, वो एक ही जगह मर्ज करके रखा हुआ है। और यूपीआई को कंट्रोल कौन करता है? इसका सेंट्रल हेड कौन है? आरबीआई है। आरबीआई आपके पूरे यूपीआई को कंट्रोल करता है। इसीलिए देखो पहले होता था ना कि आप पैसा कुछ भी कहीं ले दे रहे हो, कोई नहीं जान पाता था, लेकिन अब सब कुछ निगरानी में, क्योंकि आपने सब कुछ लिंक कर लिया है। जिन्होंने नहीं लिंक किया है उनकी चीजें अलग हैं, और अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने यूपीआई से अपना करा ही हुआ है। नहीं भी किया तो एक चीज सबसे जरूरी थी, वो आपको पता है कि आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर एक ही है जो आपने बैंकिंग से अपने लिंक किया हुआ है, तो उससे सारी चीजें वैसे ही डिटेल निकल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ देख लो क्या है, ये पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर मतलब एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ठीक है, इसके अनुरोध को पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है। प्रत्येक बैंक एंड्रॉयड, विंडोज और आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अपना खुद का यूपीआई ऐप प्रदान करता है। ये आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया ना। जैसे एसबीआई का क्या ऐप है, ज्यादातर लोग, क्योंकि एसबीआई काफी लोग यूज करते हैं, एसबीआई के लिए आपको पता है कि आपको योनो ऐप होता है उनका, वो इंस्टॉल कराया जाता है। ऐसे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लो तो उनका एक ऐप आता है बॉब का, सबका ऐसे पंजाब नेशनल बैंक, सभी लोग अपना अपना एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, और उससे क्या करते हो, उससे आप इजीली इंटरनेट बैंकिंग कर लेते हो। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी से लेना है, एफडी में डालना है, सेविंग में डालना है, सब आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपनी ईएमआई लोग घर बैठे बैठे आजकल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कौन इसका केंद्रीय बैंक, कौन नियंत्रित करता है यूपीआई को, तो आरबीआई। ठीक है, कौन करता है? आरबीआई इसको नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देख लो, एईपीएस क्या होता है? एईपीएस क्या है दोस्तों? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म एईपीएस का? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या चीज है मैं बता देती हूं आपको। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है ये आपका क्या है? एनपीसीआई। एनपीसीआई देखो फुल फॉर्म, जितनी चीजों का मैंने फुल फॉर्म बोल रही हूं उसको रट लेना। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा इसको वो किया गया है, बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा किसको बनाया गया है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को। ये क्या करते हैं? लोगों को सिर्फ उनके आधार नंबर की जरूरत होती है। सिर्फ क्या? आधार नंबर की जरूरत होगी। वो आप अपने कंफर्म कर दो कि हमारा ये आधार नंबर है, फिर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, ठीक है, या आपकी आईज का स्कैन किया जाता है, और क्या कर देते हैं? माइक्रो एटीएम पर आपको क्या कर सकते हैं? वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। ये जनरली आपको पता है, ऐसे ग्रामीण लोग, हम लोग तो घर में, हम लोग तो यूज कर रहे हैं हर चीज। वैसे तो गांव के लोग भी सब कुछ यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है गांव में भी अब यूपीआई बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हुआ कि फिर भी लेडीज हैं, बहुत से लोग हैं, बुजुर्ग लोग होंगे जो हो सकता है फिर भी ना यूज कर पाए। उनके लिए क्या लाया गया? ये लाया गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या करेंगे? आपका आधार नंबर पूछेंगे, आपका बायोमेट्रिक के टाइम में आपने जो थंब दिया था वो स्कैन करेंगे, प्लस आपकी आइरिस जो था वो उसको स्कैन करेंगे, फिंगर से स्कैन करेंगे, और आपको माइक्रो एटीएम पर जो भी आपको लेन देन करना उसकी अनुमति दे देंगे। लोगों को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन लेन देन के लिए क्या नहीं जरूरत होती है? अपने बैंक खाते के विवरण का उल्लेख नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताओ? क्योंकि मैंने बताया इस समय क्या है इंडिया में, नो योर कस्टमर के उसके अंतर्गत आपको पता है आप सभी का जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है। तो इसीलिए आप वहां बताओगे अपनी चीजें, ऑलरेडी जो भी पैसा है जो भी है उनको पूरा उसकी चीजें जानकारी मिल जाएगी कि इस खाते में इतने इतने पैसे हैं, तो जो आपको ट्रांजेक्शन करना है वो आराम से हो जाएगा। तो बस यहाँ सिर्फ आधार की जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत नहीं होगी? बैंक खाते की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आधार से सब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन सा हमारा डिजिटल टूल है। देखो सब डिजिटल टूल है हमारे। ये क्या है आपका? ये है यूएसएसडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जितना मैं वो लिखी हुई हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जब पढ़ाती हूँ कोई बकवास नहीं करना चाहती हूँ कि टाइम पास करूँ, जितनी छोटी क्लास सोचती हूँ बना दूँ, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो बस आपसे 2 ही 3 चीज़ें की रिक्वेस्ट करती हूँ। एक ये है कि कंटेंट अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लस कोई प्रॉब्लम भी दिख रही है तो आप उसको ज़रूर सजेशन में दो। मुझे अच्छी लगे वीडियो तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस
डेटा। ये क्या चीज होती है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है इसमें, जैसे कि आपको ये बात पता है बहुत से लोग क्या होंगे, उनके पास कौन सा फोन नहीं होगा, उनके पास जो वैसे एंड्रॉयड सभी के पास है, लेकिन फिर भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो उसको नहीं चला पाते हैं। उनको कितना भी आप सिखाओगे कि वो उस जनरेशन के नहीं है तो वो इतनी जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, छोटा छोटा बच्चे को फोन दे दो चला ले रहा है, लेकिन अपने घर के बुजुर्ग नहीं चला पाते हैं। उनके लिए कि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको अपना पता करना हो कि मेरे पैसे बैंक में कितने पैसे हैं क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, इसका यूज़ किया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसमें क्या करते हैं, देखो ये कोड है, ये कोड देख लो क्या लिखा है, *99#। जिन लोगों ने, आप सभी लोगों ने शायद पहले जब हम लोग क्या कहते हैं स्टार्टिंग में वो वाला फ़ोन यूज़ करते थे कीपैड वाला, तो आपको याद होगा नोकिया के टाइम पे आपको पता करना होता था कोई सर्विस, तो क्या करते थे आप फ़ोन से ही *123# दबा देते थे कि मतलब आपकी वैलिडिटी कब खत्म होगी, रिचार्ज कब खत्म होगा, बैलेंस कितना है, ये सब वहाँ से पता चल जाता था। सेम उसी तरह से उसी तर्ज पे ये बनाया गया है *99#। ठीक है, आप अपने फ़ोन से, या तो आपका लैंडलाइन फ़ोन हो या आपके पास आपका सिंपल फ़ोन हो, उस पर सिंपल *99# कोड टाइप करोगे और इसके माध्यम से क्या करोगे, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए आपको ना स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ना ही डेटा या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, किसी की इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, खाली आपका USSD आधारित जो मोबाइल होगा उससे आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हो, देखो अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, बैंक का स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, अपने सिंपल से फ़ोन से कर सकते हो। बस *99# दबाओगे और क्या होगा, आपको सारी जानकारी, अपना फंड का ट्रांसफ़र जो करना चाहो आसानी से कर सकते हो। ना आपको किसी एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए इनमें से ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए और ना ही आपको इसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है, आपके पास आ जाएगा 2-3 ऑप्शन। एक ऑप्शन होगा फ़ोन पे, एक ऑप्शन होगा RTGS, एक ऑप्शन होगा NEFT और एक ऑप्शन होगा USSD। तो आप क्या बोलोगे, USSD इज द राइट आंसर, जिसके लिए ना एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन की। क्लियर है, चलो ये याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा कोड यूज़ करते हैं हम इसमें, तो कौन सा कोड यूज़ करते हैं, *99#। और क्या फुल फॉर्म तो पता ही होगी, नहीं पता 2-3 दिन में पढ़ लेना, याद हो जाएगी। आगे देख लो, ये सभी को पता है लेकिन सिर्फ इसलिए बता दिया कि थोड़ी सी जानकारी आपको रहे कि हम टूल पढ़ रहे हैं, डिजिटल टूल, तो उसके अंदर क्या क्या आता है। कार्ड आते हैं, कौन कौन से कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप सभी को पता हो, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं भी है तो क्या होता है, ये एक तरह से आपको उधार देता है कि आप सामान उधार में ले लो और बाद में क्या करो, चुका देना। ऐसा जनरली लोग आपको पता है यूज़ करते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो जनरेट तो कराया था, 90,000 1 लाख का बिल ले लिया आपने, अगले महीने फिर उसको भरना ही पड़ता है और नहीं भर पाते हो तो क्या होता है, उस पर फिर तुरंत इंटरेस्ट पड़ने लग जाता है। तो इसीलिए लोग कम यूज़ करते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड वही होता है कि आपसे उधारी का पैसा है। डेबिट कार्ड क्या है, ये आपका खुद का पैसा आपके एटीएम में होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड सब आपके एटीएम वाली चीजें हैं, कार्ड वाली चीजें। तो डेबिट कार्ड आपका क्या होता है, ये आपके सेविंग बैंक से लिंक होता है और जो भी आपके पास खुद का पैसा होता है ये उसमें होता है। ठीक है, डेबिट में। स्मार्ट कार्ड कौन से होते हैं, कई तरह के आपको पता है स्मार्ट कार्ड बनने लगे, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो तो क्या होता है, आपके एक कार्ड बना दिया था, उस कार्ड में क्या होता है, पॉइंट्स आपको देते रहते हैं। मतलब पॉइंट्स का मतलब है उसको आप रिडीम कर लेते हो। जैसे आप जाते होगे बिग बाजार में, जाते होगे रिलायंस ट्रेंड में, उन सब जगह आपको एक कार्ड दे देते हैं वो, और जितना आप सामान लेते रहते हो उसमें क्या होता है, उस कार्ड में वो पैसे की एंट्री होती रहती है, कुछ पॉइंट्स की एंट्री होती रहती है। बाद में क्या होता है, जब आप किसी समय जाते हो तो बताते हैं कि मैम इतने पॉइंट्स आपके हो गए हैं, आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड का सीधे यूज़ करके सामान ले सकते हो। तो उन सब में स्मार्ट कार्ड में आपके वही पैसे वैसे होते हैं, आपके इनडायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में पैसे होते हैं इसमें भी। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड का ट्रांसफ़र है। जैसे कि आपको पता है कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होता है जब बड़े अमाउंट में, तो आप क्या करते हो, NEFT वगैरह यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में फंड का ट्रांसफ़र होता है। जो लोग देखो ये चीज़ें, वो लोग ज़्यादा समझ पा रहे हो जिन्होंने सच में कभी कभी अपने पेरेंट्स की हेल्प की होगी या फिर बैंकिंग में कुछ जाके काम किया होगा। काम मतलब जैसे अपने घर में आपको कुछ काम पड़ा होगा, 1-2 लाख रुपए का किसी को ट्रांसफ़र करना होगा इमरजेंसी में, या आपने कुछ भी अपने घर में गाँव में कोई भी चीज़ के लिए हेल्प
की होगी तो आपको इन सब चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज ये चीज़ें सिर्फ रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल फॉर्म ही ज़्यादा जानना जरूरी, वही सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, इसमें और कोई चीज़ बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। कार्ड आप सभी ने देखे होंगे अपने, जो आपका क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, उस पर क्या होता है, दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है और एक आपका बैक साइड होता है। फ्रंट साइड में क्या होता है, आपका नाम होता है और क्या होता है, उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है कि कब से कब तक ये आपका चलेगा कार्ड, 2 साल 3 साल जो भी है। नीचे एक बहुत बड़ा सा नंबर लिखा होता है आपका। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो क्या क्या होता है दोस्तों, बैंक साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी CVV होती है। 3 अंकों की यहाँ पे CVV लिखी होती है। ये सब चीजें बोली जाती है कि आपको शेयर किसी से नहीं करनी होती है, ठीक है। 3 अंकों की बैक साइड में आपकी क्या होती है, CVV। जिसको पता हो CVV का फुल फॉर्म अभी तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा, बाकी आगे वीडियो में तो मैं बताऊंगी आपको। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, कौन कौन से ई वॉलेट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के प्रकार कौन कौन से हैं, फुल फॉर्म किसी का नहीं बताने जा रही हूं, सिर्फ आपको नाम बता रही हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा ई वॉलेट नहीं है तो आपको ढेर सारे जो नाम है वो पता होने चाहिए, क्योंकि टाइप समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, अगर आपको पेटीएम का काम करने का तरीका पता है, जो सभी को पता होगा, तो आपको सभी का पता होगा कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बस आपको नाम जानने की जरूरत ज्यादा है। एग्जाम में मैं बता रही हूँ एक ही चीज आएगी, आपसे पूछा जाएगा कौन सा इसमें से ई वॉलेट का प्रकार है या नहीं है, तो आपको सारे प्रकार पता होने चाहिए। कौन कौन से, फटाफट देख लो। पेटीएम, साइट्रस वॉलेट आपका, ठीक है, SBI बडी, मोबीक्विक, ये मोबीक्विक या मोबीक्विक, इट्स कैश, फिर क्या है, ऑक्सीजन वॉलेट, HDFC पेजेड ऐप और ICICI पॉकेट्स। ये सारे नाम इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में अगर नहीं पता होगा आपको तो एग्जाम में 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्या हो, आप फोन पे, पेटीएम यही ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपको इन सब के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ। नाम सारे याद कर लेना जितने बताए मैंने आपको। एग्जाम में इसमें से कुछ भी आएगा टिक मार देना कि हाँ ये ई वॉलेट है। क्लियर, आगे देख लो। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल सब कुछ समझ में आ गया। क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल, वो जो काला सा एक, जो आप जाते होगे अपने मॉल में या किसी भी जगह सामान लेने, शॉपिंग करने, तो क्या करते हैं, कैसे लिए रहते हैं ना, ब्लैक कलर का देखिए होगे, स्कैनर टाइप होता है, जो खटाखट आपके सामान से क्या करता है, क्लिक कर देता है, तो वो क्या है आपका, वो स्कैनर होता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है बताओ, जब आप जाते हो वहां पे अपना कार्ड दिखाते हो, कार्ड होता है ना आपका, कार्ड को क्या करते हो आप, जो वो उनकी मशीन होती है उस मशीन में क्या करते हो, लगवाते हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। वो मशीन जो उनकी होती है जिसमें आप लगाते हो अपना ATM पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड कह रही हो, अपना पिन नंबर बताते हो, वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ सेल होती है। क्लियर, वो आपकी क्या है, पॉइंट ऑफ सेल है। फुल फॉर्म देख लो, POS का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल है। आगे देख लो, इंटरनेट बैंकिंग तो सभी को पता ही है, जो क्या होती है आपकी बैंकिंग, जो आप नेटवर्क के थ्रू यूज करते हो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। यानी आपको बैंकिंग का कोई काम करना हो, आपको कुछ चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, आपको लोन लेना है, EMI भरनी है, वो सारे काम आप इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो। उसके लिए खाली क्या करना होता है आपको, आपका इंटरनेट का एक लॉगिन ID होता है, एक पासवर्ड होता है, वो डालोगे आपका सारा काम हो जाता है घर बैठे बैठे। तो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेफ्ट क्या है, नेफ्ट आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपका धन का ट्रांसफर है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है, पैसे का आपका ट्रांसफर है। और इसका कौन मैनेजमेंट करता है, इसका रख रखाव दोस्तों RBI के द्वारा होता है। NEFT कौन देखता है, NEFT आपका RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। पॉइंट ऑफ सेल वाली चीज़ क्लियर होगी ना। पॉइंट ऑफ सेल क्या है, वो जो आप जाते हो तो ऐसे ब्लैक कलर का डब्बा होता है जिसके अंदर अपना ATM कार्ड आप लगाते हो या टैप करते हो, फिर आप अपना पासवर्ड पिन नंबर उनको बताते हो और आपका ट्रांजेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। समझ में नहीं आया तो गूगल पे सर्च करके फोटो देख लेना, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। POS सभी ने देखा होगा। आगे देख लेते हैं क्या है, आगे है आपका RTGS। RTGS का फुल फॉर्म देख लो कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा कि वीडियो शायद पॉज
पॉज हो गई है, वही देखने गई थी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस भी क्या है? ये भी एक तरह की एनईएफटी के ही समान होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत बड़े मूल्य के लिए होता है। जैसे एनईएफटी क्या होता है, 1-2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर अगर आपका है तो आप एनईएफटी से करते हो। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जब 2 लाख से ज्यादा होता है, 10 लाख तक वैल्यू जो होगी मैक्सिमम, वो आप आरटीजीएस से ट्रांसफर करते हो। 1-2 लाख तक आप सिंपल एनईएफटी कर देते हो। उससे ज्यादा की अमाउंट है तो किससे करते हो आप? आरटीजीएस से करते हो, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? आरटीजीएस करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। बैंक में आप जाते हो तो बैंक में वो सीधे आरटीजीएस करके आपका पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो बस एनईएफटी और आरटीजीएस में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, एनईएफटी 2 लाख रुपए तक करी जाती है, आरटीजीएस आपका 2 लाख से ज्यादा और मैक्सिमम 10 लाख तक कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लो, आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या फुल फॉर्म है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी क्या है आपका? इंस्टेंट जो फंड ट्रांसफर होता है उसी को हम बोलते हैं आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तुरंत भुगतान हो जाए वो क्या है हमारा? आईएमपीएस है। क्लियर? तुरंत भुगतान। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं, जो आपको आंसर पता होंगे हमेशा की तरह बताना कि आपके कितने सही थे। नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, इसलिए पता है क्योंकि आप सभी, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो उस समय वीडियो को, तो मुझे इतना पता है कि आप सभी अपने फ़ोन से पेमेंट ज़रूर करते होगे। आप अगर फ़ोन से पेमेंट कर रहे हो तो आपने ज़रूर नेट बैंकिंग भी यूज़ करी होगी, आपने ज़रूर अपने एसबीआई से कनेक्शन भी करा रखा होगा इंटरनेट बैंकिंग का। तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको फुल फॉर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ों के, वही आपको खाली ध्यान रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। एमएमआईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है, फटाफट मुझे बता दो एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है एमएमआईडी का फुल फॉर्म दोस्तों? इसका ऑप्शन है बी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये क्या है आपका? एमएमआईडी का फुल फॉर्म है। जितने पीछे आपको टॉपिक बताए गए उनके फुल फॉर्म यहाँ नहीं है, तो पीछे से आपको यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, यूएसएसडी हो, उन सबका फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। आईएमईआई का पूर्ण रूप क्या है? आईएमईआई आप सभी को पता होगा, क्या होता है बताना। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बता दो मुझे। आईएमईआई का पूर्ण रूप क्या है? क्या है बताओ मुझे। बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी आपका। क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है आईएमईआई का पूर्ण रूप? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्लियर? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तीसरा देख लो क्वेश्चन क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में, पता नहीं इतनी टाइपिंग एरर कैसे है, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। कौन करता है? बैंक में जब चेक लगाते हो तो कौन से नंबर की ज़रूरत होती है? बारकोड रीडर की नहीं होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं होती है, सीएमआर की, ओएमआर की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत किसकी होती है? एमआईसीआर की। क्या होता है इसका फुल फॉर्म एमआईसीआर का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। तो किसकी हेल्प, चेक में किसकी जरूरत पड़ती है? चेक में आपको एमआईसीआर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देख लो, केवाईसी का पूर्ण रूप बताइए। हमेशा एक बैंक में जाते होगे तो जरूर बोलते होंगे वो, आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट है, प्लीज केवाईसी कंप्लीट करा दीजिए। और कई बार लोगों को जब फ्रॉड होता तब भी यही फोन आता है, यही पूछते ही थे कि सर आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट है, आप कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो आपकी जो ये बैंक में अकाउंट है आपका बंद हो जाएगा। तो लोग तुरंत बताना शुरू कर देते थे, अपना ओटीपी बता देते थे और पैसा निकलवा लेते थे। तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है 4 का ए। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लो, यूएसएसडी मैंने बताया ना, अनस्ट्रक्चर्ड जो आपका डेटा है, जहां पे आपको सिंपल अपने फोन से बिना एंड्रॉइड फोन के, बिना इंटरनेट के आप क्या कर सकते हो? फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। *99# आपका कोड था। कितनी भाषाओं में बताओ प्रयोग कर सकते हैं? तो 12 भाषाओं में प्रयोग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? ए है। 12 भाषाओं में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी के मार्क्स कितने आते हैं। जो प्रैक्टिस सेट में करवाती हूँ इसमें कितने मार्क्स आते हैं ज़रूर बताया करो। कमेंट में कोई ये नहीं बताता उसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर बताया करो कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। मुझे पता तो चले जो 15-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट करा रहे हो उसमें कितने आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं, आधार क्या है?
सभी के पास आधार है, तो इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हो। जल्दी से बताओ क्या है आधार। बिल्कुल सही, आधार आपका 12 डिजिट का नंबर है। ये एक आईडी प्रूफ है जो UIDAI के थ्रू इशू किया जाता है। एक सेविंग अकाउंट भी है, क्योंकि मैंने बताया अभी आधार से सीधे लिंक करके आप क्या कर सकते हो, आधार से भी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो, बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेविंग अकाउंट की तरह भी काम करता है। सॉरी सेविंग अकाउंट की तरह नहीं काम करता है। इसका ऑप्शन क्या है, डी, बोथ A एंड B। आधार क्या है, सेविंग अकाउंट की तरह नहीं काम करता। सॉरी, गलती से बता दिया, सेविंग अकाउंट नहीं है आधार आपका। अकाउंट तो आपके जो नंबर होते हैं वो आपका बैंक का होता है, आधार उससे लिंक किया जाता है ना, आधार उससे लिंक किया जाता है। तो ए और बी इसका सही आंसर है, सी वाला नहीं है। ठीक है, ये 12 डिजिट नंबर और आईडी प्रूफ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। सभी के पास पैन होता है, जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप करने जा रहे हो, अगर पैन नहीं है तो पैन जरूर हो, पहले चीज आपसे पैन बनवाई जाएगी। वैसे मुझे इतना पता है जहां तक कि आप सभी इतने अवेयर हो गए, आप सभी के पास अपना पैन जरूर होगा। पैन किसी ना किसी समय लोग बनवा ही लेते हैं। पैन है, DL है, वो सब ऐसी चीजें हो गई हैं कि आपके पास गाड़ी हो ना हो, DL लोग पहले बनवा लेते हैं। ऐसे ही जॉब हो ना हो, इनकम हो ना हो, पैन लोग पहले बनवा लेते हैं। होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी में आते ही पैन बनवाना। चलो, तो पैन का फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सही, इसका फुल फॉर्म है सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या फुल फॉर्म है, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डाउनलोड एम आधार। एम आधार मतलब जो आपका आधार आपको डाउनलोड करना होता है, उसके लिए किस किस चीज़ की किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बताओ मुझे, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, बिना एंड्रॉयड फ़ोन के आप आधार डाउनलोड कैसे करोगे। दूसरी चीज़, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, डाउनलोड नहीं होगा, इंटरनेट नहीं अच्छा आएगा तो, मतलब होगा ही नहीं तो। मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल, जैसे ही आप डाउनलोड करने आते हो आपसे आपका मोबाइल नंबर ही पूछता है। बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत पड़ती है, नहीं, इसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो बायोमेट्रिक डेटा नहीं लेता आपसे, वो थंब बुक स्कैनर, आईज के स्कैनर सब नहीं लेता है, बस वो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछता है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रिफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन इज। बताओ मुझे, लार्ज ट्रांजैक्शन अगर करना हो आपको, बड़े लेन देन के लिए, तो बताओ किसे पसंद किया जाता है। जल्दी से बता दो मुझे, डिजिटल मोड में अगर आपको बड़े पेमेंट करने हो तो किसको पसंद किया जाता है। बिल्कुल सही, किसको पसंद किया जाता है, देखो दोस्तों, RTGS को। मैंने बताया अभी 2 लाख से नीचे होगा तो आप NEFT वगैरह यूज़ करते हो, आपके और कम हो UPI तो आपके 50,000 60,000 तक आप करते हो, 30,000 40,000 तक करते हो अपना, ठीक है। आपको 10-20 रुपये भी इंसान UPI से ही वैसे आजकल कर रहा है। तो RTGS क्या है, इसमें बड़े अमाउंट का लेन देन होता है, 2 लाख से मैक्सिमम मैंने बताया 10 लाख तक होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया है। बताओ, UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया इसमें से, बिल्कुल सही, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि 10 का आपका बी हो जाएगा। NPCI के द्वारा इसको विकसित किया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद 11 क्वेश्चन क्या है, CVV का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था, आपका ATM जो कार्ड होता है, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसमें क्या होता है, फ्रंट और बैक होती है। फ्रंट में आपको मैंने बताया आपका नाम होगा, आपकी 12 डिजिट के आपका जो वो होगा नंबर होगा, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ आपको किस दिन मिला है। पीछे क्या होता है, पीछे आपको 3 अंकों की CVV नंबर लिखा होता है। तो CVV का फुल फॉर्म क्या है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी हिंदी में बोलेंगे तो क्या है, कार्ड सत्यापन मूल्य। क्या है, कार्ड सत्यापन मूल्य, ठीक है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू आपका CVV का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका सही था, बहुत बढ़िया, नहीं सही था तो देख लो यहां से। नेक्स्ट देखो, CVV किस कार्ड पर होता है। बताओ, CVV जो है आपका, ये किस कार्ड पर होता है, तो ये किस पे होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों पर होता है, क्रेडिट कार्ड पर भी होता है और डेबिट कार्ड पर भी होता है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरित करने की एक विधि है, यानी कि धन को ट्रांसफर करने की इसमें से कौन सी विधि है। MICR तो नहीं है, ये आपका क्या होता है, बैंक में चेक में आपके होता है इसका यूज। RTGS आपको पता है, बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए आपको बैंक में ही यूज करना पड़ता है। कोर बैंकिंग यानी बैंक जाके जो काम करने होते हैं वो कोर बैंकिंग है। कौन सा बचा, NEFT, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो क्या होते हैं, आपके इंटरनेट के माध्यम से
पैसे ट्रांसफर करने की एक विधि है। क्लियर, 13 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकम टैक्स ब्रिज किससे संबंधित है? बताओ, इनकम टैक्स ब्रिज किससे संबंधित है? इसमें से देख के ही पता चल रहा होगा, इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आपका बी हो जाएगा। क्लियर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बता दो। मुझे पता है आप सभी को इसका अच्छे से आंसर पता होगा, जल्दी से इसका बता दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आधार यही इशू करा, इसी संस्था ने इशू किया है। तो क्या फुल फॉर्म है मुझे बताओ? UIDAI का, बिल्कुल सही। इसका आपका आंसर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, ये आपका UIDAI का आंसर होगा। मुझे बताना 15 में से आपके कमेंट सेक्शन में कितने नंबर आए। लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले, मेरे आंसर बताने के बाद नहीं, आंसर बताने के पहले आपको कौन सा उसमें से ऑप्शन लग रहा था जो सही होगा वो बताना। और बस एक ही काम करना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट को जाकर बार बार देखना। मैं PDF आपको जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत दे दूंगी। और अब ज़्यादा समय नहीं होगी, आप खुद देखोगे प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक लगभग आपके मैंने कवर कर दिए हैं और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर के लिए जितनी आपकी कंप्यूटर की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया है। और हर टॉपिक में मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, वो वहाँ से देख लो। अपने दोस्तों का इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करोगे तभी क्या होगा, ये चीज़ें और लोगों तक पहुँच पाएंगी। तो ये इतना ज़रूर कर देना। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाना। PDF मैंने बताया जैसे ही क्लास खत्म होगी वहीं आपको PDF मिलेगी। ठीक है, PDF लास्ट में मिलेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप 2 से 3 बार वीडियो को देख चुके रहोगे तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। और कोई क्वेरी है तो बता सकते हो। हिंदी GS की क्लास जो आप बोल रहे हो मैं जल्दी ही शुरू करूंगी, परेशान मत हो। एक चीज़ें खत्म करेंगे एक साथ। ठीक है, एक साथ जल्दीबाजी नहीं करना है कि सब कुछ एक साथ शुरू करके खत्म कुछ ना करो। तो ये खत्म हो गया आपका। मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, जाके चैनल पे देखो तो टारगेट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। शुरू कर दो, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। सब कुछ बताया हुआ है, स्ट्रैटेजी वगैरह बुक सब बताई हुई है और सब कुछ आपके पास है भी। तो आपको भटकना नहीं है, पढ़ाई करो, बस खाली पढ़ाई करोगे सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। धन्यवाद।